बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं अब्दुल गफ़ार ठाकुर टीचर BHS कोटरी हाजिर खिदमत हूँ। आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने करम से नवाजे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो चूँकि आप जानते हैं वो लीनियर इक्वेशन के बारे में ही है, और जो इसका सब टॉपिक है वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दोहराऊंगा ये बात कि कई दिनों से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके कई मेथड्स हैं, कई रूल्स हैं। हर मेथड्स के ऊपर कुछ एक दो एक्सरसाइज दिए गए हैं इस एक टेक्स्ट बुक में, और हर एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। फिर हर क्वेश्चन में कुछ 5-6 पार्ट्स भी होते हैं। किसी क्वेश्चन में 2-4 पार्ट्स होते हैं, किसी में 1-2 पार्ट्स होते हैं। बहरहाल इसलिए ये थोड़ा टाइम लगता है इसके सिलेबस जो है मैथमेटिक्स कंप्लीट करने में। इसके अलावा जो लेक्चर होता है वो महज 10 या 12 मिनट तक ही मौजूद होता है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा लेंथी नहीं बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम बन जाते हैं फिर इसको मतलब ये अपलोड करने में या अंडरस्टैंड करने में या आप डिलीवर करने में। बहरहाल इंशाअल्लाह रहमान, अगर आप इस तरह इसको अपना जो एटेंशन है आपका क्वेश्चन की जानिब रखेंगे और घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हद तक इंशाअल्लाह हम कुछ न कुछ का जो इसकी मतलब हमारी जो ये प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ कमज़ोरियाँ हैं ये हम इसकी भरपाई कर सकेंगे। बहरहाल आज जो टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले कि मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में इस तरह आपको समझाया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं और किन किन इक्वेशंस पर ही ये अप्लाई हो जाती है, ठीक है। सारे इक्वेशंस में, सारे लीनियर इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल्स में होते हैं, इनको हम दूसरा नाम जो है मैथमेटिक्स नाम वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उन पर ये लागू नहीं हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैं फिर रिपीट करूँगा किन इक्वेशंस पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लागू हो जाता है। वही जिनका जो आंसर निकलता है या जिनका जो सिचुएशन बनती है, उनका जो यूनिक सोल्यूशन आंसर निकलता है। यानी कि इस तरह जिनके लिए ये सिचुएशन पैदा होगी A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, यानी कि अगर ये कंडीशन बनती है किसी भी लीनियर इक्वेशन के जोड़े में, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं ये ब्रैकेट में ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनके लिए, यानी कि जिन वेरिएबल्स में ये इक्वेशन होंगे, यानी कि एक्स और वाई अक्सर इसी में होते हैं, तो उनके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, एक खास आंसर निकलता है, खास जवाब, खास हल निकलेगा एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी खास वैल्यू निकलेगा। उसी को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वो हमें निकालना है, फिर इसके लिए हम अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अदरवाइज ये जो दो कंडीशन हैं, अगर किसी इक्वेशन में ये सिचुएशन पैदा हो जाती है, सपोज A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो हम इन इक्वेशंस पर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसका जो आंसर निकलता है वो सिंपली है नो सॉल्यूशन, यानी कि इनका आंसर नहीं निकलता है। जब आंसर ही नहीं निकलेगा तो हम कोई भी मेथड इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले ये पता चल गया कि इनका आंसर नहीं निकलेगा या नहीं निकल सकेगा, ठीक है। और जो दूसरा कंडीशन है, जो रूल है, अगर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, इनका भी हमें जवाब नहीं निकलता, लेकिन आंसर क्या निकलेगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, का बहुत यानी कि लामहदूद आंसर निकलेगा। यानी ये दोनों इक्वेशन जो होते हैं वो आपस में कोइंसाइड हो जाते हैं, वो एक ही बन जाते हैं, इसलिए हम इनका कोई खास आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ये मतलब निकलता है यहाँ पर मेरे इस लेक्चर में कि जिन इक्वेशंस में ये सिचुएशन पैदा हो जाती हो तो उन्हीं पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहला पार्ट ये था, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया, ये है इसका जवाब, आंसर निकलता है नो सॉल्यूशन। अब जो दूसरा है 2x + y इक्वल टू 5 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 8, ये दो इक्वेशंस हैं। ये दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का, ये है एक्सरसाइज 3.5। आप इसे देखें, पहले इस तरह देखें। एक्सरसाइज जो है इसका नंबरिंग है 3.5,
पेज नंबर है 64। आप घर पर जो या इस वक्त आप जिस वक्त भी आप इसे वॉच करेंगे तो अपने सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 64 निकाल के रखें, 64 निकाल के रखें। और जो एक्सरसाइज है वो 3.5 है, क्वेश्चन नंबर है 1। इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने पिछले लेक्चर मैंने आपको समझाया, अब इस वक्त मैं दूसरा पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये चूंकि किताब पर लिखा होगा, मैं फिर रिपीट करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि इन इक्वेशंस में 3 किस्म के आंसर निकलेंगे, या किसी का होगा यूनिक सॉल्यूशन, किसी का नो सॉल्यूशन, किसी का मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट था इसका जवाब निकला नो सॉल्यूशन। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ पर इस वक्त मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप इसकी तरफ ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, ऐसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे A1 जो है वो है 2, ये है A1, ये है A2। बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। ठीक है, देखिए A1 जो है मैंने पहले बताया आपको बार बार कि A1 जो है इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। A2 जो है इट इज ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x बट ऑफ द सेकंड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, A2 इज 3, ये है A1, ये है A2, ये है B1, ये है B2, ये है C1, ये है C2। B1 जो है वो y का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर लिखूंगा मैं B1 दैट इज 1, क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है। जब किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं दिया गया हो तो उसको हम 1 लेते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। ये B2 जो है वो है 2, C1 जो है कांस्टेंट टर्म दैट इज 5, और C2 जो है वो है दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म दैट इज 8। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी सिचुएशन यहाँ पर एराज हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, देखिए ऐसे A1/A2 दैट इज 2/3 इज इक्वल टू B1/B2 1/2। अब देखेंगे देयरफॉर A1/A2 जो है A1/A2 क्या बनता है 2/3, ये इक्वल नहीं हो जाता है B1/B2, क्योंकि B1/B2 जो है वो 1/2, ये है A1/A2 दैट इज 2/3, B1/B2 दैट इज 1/2, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए यहाँ पर ये सेकंड किस्म की जो यहाँ पर है, ये थर्ड किस्म की जो सिचुएशन है, A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2। अब हमें C1/C2 को कुछ नहीं करना है, चाहे वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं हमें लिखना है, क्योंकि जब पहले ये दोनों जो हैं ये दो रेशो जो इक्वल नहीं हो जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसके नीचे सामने यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका जवाब निकलता है ऐसे यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इन दो लीनियर इक्वेशंस में x और y का एक यूनिक एक खास वैल्यू निकलता है। अब वही हम निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो क्या है, ऐसे क्रॉस x यहाँ पे लिखना है हमें x, ये इसका पैटर्न है y और -1, ये फार्मूला है इसको निकालने के लिए। तीनों के नीचे हम यहाँ पर लाइन डालते हैं बाहर, ऐसे हम डालते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई है। ठीक है, पिछले लेक्चर में, फिर मैं रिपीट करूँगा यहाँ पर ऐसे बैड कलर्स और बैड, ऐसे ये 4 वर्ड्स हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इसका क्या मायने निकलता है, लेकिन ये ट्रिक है, एक मंत्र है आपको ये इसका इस फार्मूला को याद रखने के लिए। ऐसे बी जो है बी स्मॉल बी लिखेंगे, ऐसे हम आप डालेंगे ये एरो सी, ऐसे डालेंगे एरो ये ए स्मॉल ए, ऐसे डालेंगे एरो स्मॉल बी। ठीक है, BCAB, बी बैड कलर्स और बैड, BCAB। जैसे कि आपने हो सकता है कि आपने ट्राइमेट्री यहाँ पर विंटर कोचिंग में पढ़ी होगी कि इसके लिए भी एक है वो सम पीपल आर करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, वो भी एक रूल है कि आप इनका रेशो निकालेंगे इसके लिए साइन थीटा के लिए। यहाँ पर भी इसके लिए एक तरीका है बैड कलर्स और बैड, BCAB। बी जो है ये इट मीन्स दैट वी राइट हियर बी, ऐसे देखिए B1 ये है फार्मूला B1 B2, C जो है इट स्टैंड्स फॉर C1 C2, ये थोड़ा याद रखने के लिए ट्रिक है ये A1 A2, फिर B1 B2। अब हम इनका वैल्यू यहाँ लिखेंगे x, ऐसे B1 जो है यहाँ पर देखिए B1 क्या है, B1 है 1 और B2 है 2, ऐसे लिखेंगे 1
वो 2, ठीक है। फिर y ऐसे, C1 क्या है 5 और 8, फिर A1 है 2 और A2 है 3, 2 3, फिर आप लिखेंगे फिर B1 B2 दैट इज 1 और 2 1 और 2 1 2, ठीक है। ऐसे B1 B2 इसका वैल्यू 1 2 1 2, C1 C2 5 8 5 8, A1 A2 A1 जो है वो हम कोएफिशिएंट लिखते हैं 2 3 2 3, फिर B1 B2 वही 1 और 2 ऐसे ही। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो x डिवाइड बाय ऐसे लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 इंटू 8 दैट इज 8, माइनस यहाँ फार्मूला बनता है माइनस बीच में लिखेंगे माइनस 2 5 जार 10 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई ऐसे 5 3 जार 15 माइनस 8 2 जार 16 इज इक्वल टू ऐसे 2 2 जार 4 माइनस 3 1 जार 3, ठीक है। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। इसमें ऐसे मैं फिर रिपीट करूँगा, x ऊपर, फिर यहाँ पर लिखिए डिवाइड बाय ऐसे 1 इंटू 8 8 माइनस हम लिखेंगे फार्मूला का 2 5 जार 10 इक्वल टू y डिवाइड बाई 5 3 जार 15 8 2 जार 16 इज इक्वल टू -1, ये -1 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 3 1 जार 3 x डिवाइड बाय। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 8 में से -10 में से 8 निकालेंगे वी गेट -2, 16 में से 15 वी गेट -1, 4 में से 3 वी गेट 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तीनों टर्म यहाँ पर हैं। पहले हम लिखेंगे ये x बाई -2 इज इक्वल टू, इसको हम सेपरेटली पार्शियली अलग अलग करेंगे ऐसे, x डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -1 बाई 1 एंड ये y डिवाइड बाई -1 इज ऑल्सो इक्वल टू -1 बाई 1। देखिए ये भी इसके बराबर है और y बाई -1 भी इक्वल है -1 बाई 1। अलग अलग लिखेंगे हम पार्शियली सेपरेटली, ताकि हम x का वैल्यू भी निकाल सकेंगे और y का भी। x इंटू 1 दैट इज x, -2 इंटू -1 दैट इज +2, ये इसका आंसर निकलता है। y 1 जार y, -1 इंटू -1 दैट इज +1। Therefore x is equal to 2, y is equal to 1. These are the solutions of this linear pair of equation, these two linear pair of equation, ठीक है। ये इसका आंसर निकलता है यहाँ पर x और y का। देखिए अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, हम देखेंगे आया कि ये आंसर जो है सोल्यूशन हमने निकाला क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग आंसर है, ठीक है। देखिए x जो है इसका क्या वैल्यू निकलता है 2, y का निकलता है 1। पहले हम पहले इक्वेशन में अप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स वो है 2 प्लस, ठीक है, प्लस y का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 5, 2 2 जार 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये था इसका इस क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पर डिलीवर किया आपके लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मैंने इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आप घर पर फिर एक बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे वॉच किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। स्टे होम, स्टे सेफ। मे गॉड bless us all. Thank you very much.